तो आज की ताजा खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। इस खबर ने बड़े जोरदार तरीके से ट्रैवल किया है, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि डीएम की डिलिमिटेशन के बिल के मुद्दे पर, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर वो सरकार का समर्थन कर सकती है। नो नहीं कहा। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, एक बार बिल सामने आ जाने दीजिए। एनडीए में आने का सवाल भी उनके सामने हुआ, उन्होंने कहा पार्टी में सब कुछ डिस्कस होगा। तो उन्होंने इस सवाल को ओपन एंडेड रखा, इसका मतलब कि कुछ चल रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, वो देवेंद्र आपको वो बताएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर आप देखें तो तमाम दलों से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं जिससे ऐसा लगता है कि इस बिल पर वाकई अभी ये जो 2/3 बहुमत के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, उससे काफी आगे भी ये नंबर जो है वो निकल सकता है। ये सब कैसे हो रहा है देवेंद्र आपको बताएंगे। शरद पवार जी का आने के पीछे की कहानी जो है ये कब से और कैसे लिखी जा रही है? ये सौरभ, विधानसभा चुनाव के बाद से ही एक तरह से अगर आप कहें तो एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता थे, जो विधायक हैं, जो जीत के आए हैं, उनको ये समझ में आने लगा कि अगर आप राज्य सरकार के साथ नहीं हैं तो फिर आपकी राजनीति बहुत इफेक्टिव वे में नहीं चल सकती। दूसरी तरफ सांसदों को भी ये बात समझ में आती है कि अगर आप केंद्र में सत्ताधारी दल, राज्य के सत्ताधारी दल के साथ अगर सेम पेज पर नहीं है तो आपको अपनी राजनीति में दिक्कत होती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ कि एनसीपी के जो नेता हैं, कोई ऐसी विचारधारा वाली पार्टी तो वो है नहीं कि विचारधारा आपके लिए डोमिनेंट हो। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास शुगर मिल हैं, उस तरह के आप कहें कि बाहुबल या जनता का बल हो या इस तरह की चीज़ों के सहारे आप अपनी राजनीति करते हैं। और बहुत एस्टेब्लिश लीडर बहुत नहीं है। पिछला बार महाराष्ट्र में ऐसा वेब चला कि उनमें से बहुत सारे जीत के आ गए, तो उनको आगे की अपनी राजनीति भी सता रही है। उनको ये भी पता है कि महाराष्ट्र का फ्यूचर कौन, हमारे राजनीति का फ्यूचर कौन, जैसे शरद पवार जी की जो उम्र हो चुकी है और उसके बाद की अगर अपनी राजनीति को वो देखें तो सीधे सीधे उनको ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में का बॉस कौन, तो देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर आप अपनी राजनीति को किसी रूप में जोड़ सकें तो आपकी राजनीति ज़्यादा चटक रूप में, ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चल पाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी सोच तो लगातार रही ही। और ये वजह है कि जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि जयंत पाटिल जो कि शरद पवार जी के बेहद करीबी नेता हैं, उनसे बहुत विधायकों ने कहा, 10 विधायक हैं उनके पास, तो उनमें से जो अधिकांश विधायक हैं, अधिकांश का मतलब ये कि बहुमत से ज़्यादा उस 10 की संख्या में जो एनसीपी के कुल विधायक हैं, उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है कि बेहतर होगा कि हम लोग सत्ताधारी दल के साथ जाएं। तो एक तो डेवलपमेंट फंड्स को लेके, अपने एरिया में डेवलपमेंट कराने को लेके हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी सरकार में। दूसरी चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी वजह थी जिसके चलते जयंत पाटिल ने एनसीपी के बाकी नेताओं को भी ये बात कम्युनिकेट किया कि विधायक हमारे ऐसा चाहते हैं, और यही चीज़ सांसदों के भीतर भी है। और सर, ये संजोग नहीं है कि पहले उनकी बीजेपी के एक नेता से मुलाकात होती है, उसके बाद वो कल फिर शरद पवार से मिलते हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने चले जाते हैं, और अगर पूछिए तो वो ये कहें कि डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं बहुत सारे, इसलिए जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट के इशू राजनीति में कैसे होते हैं आप समझ ही सकते हैं। और वो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वाकई वो डेवलपमेंट का ही इशू है कि अगर डेवलपमेंट फंड को लेकर आपको सत्ताधारी दल के साथ आना है तो आप समझ सकते हैं एक तरह से वो स्वीकार भी रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ नेताओं के बयान अगर आपने देखे होंगे तो जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं हो जाती, अभी ये बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, वो किस मुकाम तक पहुंचेगी तो उस मुकाम के बाद ही कोई ठोस जवाब देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के वो 6 सांसद आ रहे थे इधर, तो एक दिन पहले तक शिवसेना के नेता लगातार उस बात को खारिज करते रहे थे, और अगले दिन क्या हुआ। इस केस में जो ग्लिच है, जो एक कह सकें कि ऑब्स्टेकल है, वो ये कि जैसे एक तो बीजेपी को राज्य में ज़रूरत नहीं है उन 10 विधायकों, अगर आप लेकर आएँ या फिर उसके बाद एक भी मंत्री पद मांगें तो वो एक बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात होगी। केंद्र में उन नंबर्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि 2 अलग अलग धड़े रहें, एक ही टेंट में 2 अलग, एक ही पार्टी के 2 धड़े रहें, वो नहीं होगा। वो आप एक साथ रहें। एक साथ रहने में शरद पवार जी वाली एनसीपी को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी जैसा कहा कि उनके दिवंगत भाई की इच्छा थी, लेकिन जो सुमित्रा पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, तटकरे हैं, सुनील तटकरे, इन जैसे नेताओं को एक समस्या ज़रूर नज़र आएगी कि अगर उतना बड़ा चंक इधर आ गया, उसमें सुप्रिया सुले भी हैं, शरद पवार रहेंगे, तो फिर शायद उनकी अहमियत थोड़ी कम हो जाए। तो बीजेपी की वो शर्त उन लोगों के लिए दिक्कत है। वो संभव है कल देवेंद्र फडणवीस से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस रिजर्वेशन को रखा भी हो। और ये मामला सौरभ एक चीज़ और है कि कोर्ट में भी चल रहा है, तो बीजेपी को भी ये नहीं पता कि इन दोनों में से असली एनसीपी कौन, किसको मान्यता मिलनी है। तो वहाँ पर बीजेपी उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी थोड़ा ठंडा करके। अभी बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी ये है
कि हमें नंबर्स मिल जाए डिलिमिटेशन बिल को लेकर, वो नंबर्स इधर से आ जाएंगे। और ये नंबर्स सौरभ अगर एनसीपी लेकर आ रही है, इसका सीधा मतलब यही है ना कि वो एनडीए के साथ आना चाह रही है, अन्यथा आप क्यों करेंगे आप ये काम? कांग्रेस पार्टी को नाराज क्यों करेंगे? बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे है कि स्वीकारोक्ति है कि हाँ हम तैयार हैं। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अगर बीजेपी ये चाहे कि हाँ वो हमारे साथ आ जाए, हम उनकी शर्त मान रहे हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर वो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें उन लोगों की तरफ से कोई अड़चन है, उन लोगों की डिमांड जरूर है। उस डिमांड को बीजेपी अपने कंडीशन, अपनी शर्तों के हिसाब से कैसे एडजस्ट करेगी, ये वक्त सिर्फ उसके लिहाज से लगना है। और एकदम इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए में आने को लेकर सौरभ बातचीत चल रही है। अंजाम तक कब पहुंचेगी वो देखने वाली बात। ये एक एक्चुअली व्यवहारिक प्रॉब्लम है जो आपने बताई कि भाई सुनेत्रा पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी कैसे जो है दोनों एक साथ एनडीए का पार्ट हो। तो अगर वो चाहे, बीजेपी चाहेगी भाई आप लोग एक हो जाते हो अगर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो केवल यही नहीं, जैसे मैंने लिखा ना 400 पार कैसे। अब आप एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं, 8 ना। इसमें सौरभ एक चीज और जोड़ दूं कि शरद पवार ने अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं से सीधे कम्युनिकेट नहीं किया है। और शरद पवार एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो भी एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी को अभी वो बात बताई नहीं है कि ये एग्जैक्ट फार्मूला है। जाहिर तौर पे वो स्थिति को अभी आंक रहे हैं कि ये कहां तक क्या हो सकता है। पब्लिक स्टेटमेंट तो वो वैसे भी नहीं देते, वो तो अंदर ही जो देंगे। और शरद पवार का जो स्टैंड रहता है वो इतना बार्गेन करने वाला रहता है कि उसमें बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं रहते उनके रुख को लेकर कि आज कुछ और कह दें, कल कुछ और कह दें। तो इस लिहाज से जयंत पाटिल के साथ वो बातचीत उस लेवल पे अभी चल रही है। बाकी सांसद उनके लोकसभा में 8 हैं, राज्यसभा में 1।